हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम एमपी ज्योग्राफी के अंतर्गत स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में अब हमारा लेक्चर होने वाला है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के भू आकृतिक प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, चीज़ों को और समझ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे प्रीलिम्स में हर साल ईच एंड एवरी ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दिस टॉपिक इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर मेंस, है ना। तो इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, वो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि कभी अगर 7 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आपसे किसी रिवर के बारे में पूछ लिया गया, बेसिकली 10 मार्क्स में तो नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो वो 7 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, क्योंकि 10 मार्क्स में फिर क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है रिवर्स से रिलेटेड। तो वो क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। मैं अपनी तरफ से आपको सब कुछ समझाने का, याद कराने का प्रयत्न करूंगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद करें और समझें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मुझसे इन डिटेल चीज़ें पढ़नी है फॉर योर मेंस, तो मैंने बहुत एक शानदार तरीके से एमपी जीके की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हमारी मेंस एंड प्री बोथ ओरिएंटेड है। इसके लिए आपको एके सिविल एकेडमी का प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जहां पर आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, प्रिंटेड नोट्स और प्रॉपर आपको आंसर राइटिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए आप चीज़ों को देखिए, समझिए, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप उस ऐप को जाकर इंस्टॉल कीजिए, एकेएस सिविल एकेडमी, जहां पर मैं आप सभी को एमपीजी के बहुत ही शानदार तरीके से लगातार पढ़ा रही हूँ। चलिए, तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, रिवर्स यानी कि नदियाँ, तो किसी भी राज्य या किसी भी देश, ठीक है, हम किसी भी की बात ना करें तो हम बात करते हैं अपने मध्य प्रदेश की। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन है? नर्मदा रिवर। तो नदियां जो होती हैं ना, क्या होती हैं? जो नदियां होती हैं वो किसी भी राज्य की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती हैं। जीवन रेखा, जो नदियां होती हैं वो किसी भी राज्य की जीवन रेखा, किसी भी राज्य की लाइफलाइन के रूप में जानी जाती हैं। अब क्यों रिवर्स को हम लाइफलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है, मध्य प्रदेश एक कैसा स्टेट है दोस्तों? मध्य प्रदेश एक एग्रेरियन स्टेट है, एग्रेरियन स्टेट। देखिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमारे मेंस के हिसाब से मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। अगर आपको चीज़ें और डिटेल में जाननी है ना, आप प्लीज़ उस ऐप को जाकर इंस्टॉल कीजिए। उसमें हमने बहुत शानदार तरीके से 3 से 4 लेक्चर्स में रिवर्स को पढ़ा है ना, कि भैया मेंस का कोई भी क्वेश्चन आए वो हमसे नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पर तो हम सीरीज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मेंस के लिए भी कुछ चीज़ें यहाँ पर भी बताती जाती हूँ, ठीक है। चलिए, तो जो नदियां हैं, तो नदियां क्या हैं? नदियां मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या किसी भी स्टेट या किसी भी देश की जो जीवन रेखा है, जो लाइफलाइन है, वो नदियां ही होती हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में, जहां 68% पॉपुलेशन जो है, अप्रोक्सी 68% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि पर ही इंगेज्ड है। तो ये जो रिवर्स हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई साधन उपलब्ध कराती हैं। क्या उपलब्ध कराती हैं? इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराती हैं। इरिगेशन के साथ साथ रिवर्स के माध्यम से ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, रिवर्स के में ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी। फिर ड्रिंकिंग वाटर के बाद हाइडल पावर जनरेशन, हाइडल पावर जनरेशन, ड्रिंकिंग वाटर और हाइडल पावर जनरेशन भी रिवर के माध्यम से ही होता है ना। आपने देखा होगा कि जो रिवर्स होती हैं वहां पर क्या बनाए जाते हैं? वहां पर दोस्तों बहुत सारे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे अभी हम हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें, जिसका उद्घाटन जो है तो 25 दिसंबर 2024 को इसकी नींव रखी गई। दौधन बांध का जो नींव है इसके अंतर्गत वो रखी गई। तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स का क्या एम है?
इसका एम है ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन फैसिलिटीज और हाइड्रो पावर जनरेशन उन ड्रॉट प्रोन एरियाज पर जहां पर बारिश जो है वो थोड़ा सा कम होती है। इसलिए दो रिवर्स को इंटरलिंक किया जाता है जिससे अच्छी तरीके से पावर जनरेशन हो सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सके, इरिगेशन फैसिलिटीज किसानों को प्रोवाइड की जा सके और साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी भी इंश्योर की जा सके। क्लियर है? तो इस तरीके से जो नदियां हैं वो जीवन रेखा के रूप में इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि ये हमें इरिगेशन फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, हाइडल पावर जनरेशन, उसके बाद नदियों के किनारे कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, कई सारी टूरिस्ट साइट्स होती हैं और रोज यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। तो ये एज अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू जनरेशन, रिवर्स एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू जनरेशन, क्योंकि यहाँ पर नदी के किनारे कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स, कई सारे टूरिस्ट सेंटर जो हैं वो सिचुएटेड होते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर रिवेन्यू जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया इन्हीं रिवर्स की वजह से रोजगार निर्माण यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। रोजगार निर्माण यानी कि क्या होता है दोस्तों, इसी के माध्यम से रोजगार निर्माण यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। रिवर्स के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होता है वो भी होता है। क्यों? क्योंकि रिवर्स में इरिगेशन फैसिलिटीज, रिवर्स में डैम बनाए जाते हैं, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, कई सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन रिवर्स में किए जाते हैं जिसके लिए कई सारे जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं, कई सारे जो अनएम्प्लॉयड लेबर्स हैं उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन या रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन है वो कोई छोटी या कोई बहुत कम समय की परियोजनाएं नहीं है, इसमें कई साल जो हैं वो लग जाते हैं। तो एक तरीके से जो रिवर्स हैं इट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश और एनी स्टेट। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। कभी अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाई रिवर्स आर नोन एज लाइफलाइन ऑफ स्टेट या लाइफलाइन ऑफ एनी कंट्री, तो आप लिखेंगे इन द स्टेट लाइक मध्य प्रदेश वेयर मोर देन 68% ऑफ द पॉपुलेशन engaged in the agricultural sector directly or indirectly. These rivers can provide facilities for irrigation. कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे, कुछ डैम्स के एग्जाम्पल लिख देंगे, कुछ आप रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल लिख देंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज में, हाइडल पावर जनरेशन में कुछ परियोजनाओं के नाम लिख दीजिएगा, ओमकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर बरगी परियोजना, ये सारी चीज़ें। टूरिज्म सेंटर है तो आप लिख दीजिएगा भैया अमरकंटक में नर्मदा नदी के किनारे जो टूरिज्म सेंटर है, भेड़ाघाट जो हमारा एक टूरिज्म का मेजर सेंटर है। तो ये सारी चीज़ें, नदियों के किनारे कई सारे टूरिस्ट सेंटर होते हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू का जनरेशन होता है। ठीक, और उसके बाद फिर क्या है कि इसमें रोजगार निर्माण या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इन रिवर्स के माध्यम से होता है। क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि रोजगार निर्माण। क्लियर है चीजें? आपको इतनी चीजें समझ में आ गई? तो एक क्वेश्चन कभी आपसे अगर पूछा जाए 10 मार्क्स में कि व्हाई रिवर्स आर नोन एज लाइफलाइन ऑफ एनी स्टेट, देन यू विल हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स, जितनी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं। क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश की अगर अब हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो होती है। मध्य प्रदेश में जो रिवर्स हैं वो कौन सी रिवर है? मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां पाई जाती हैं और प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां पाई जाती हैं जो मॉनसून पे डिपेंड होता है, यानी जो मॉनसून पे डिपेंडेंट होती हैं। कैसी होती हैं पेनिनसुलर रिवर? पेनिनसुलर रिवर, मध्य प्रदेश में पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां पाई जाती हैं जो किस पर निर्भर होती हैं? मॉनसून पर निर्भर होती हैं। यानी कि अगर मॉनसून अच्छा होता है तो रिवर्स जो है वो बहुत अच्छी हो जाती हैं या कभी कभी तो ओवरफ्लो भी हो जाती हैं। जैसे अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे नर्मदा नदी उफान पर है ना। तो ये जो रिवर्स है ना ये मॉनसून पे, जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं आपके यहाँ तो वो सारी मॉनसून पे डिपेंडेंट है। मॉनसून अच्छा होगा तो रिवर का जो लेवल है वो इम्प्रूव होगा। वहीं अगर मॉनसून अच्छा नहीं है, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई, तो आपने सुना होगा कि नर्मदा नदी सूख गई या बुंदेलखंड की जो केन नदी है वो सूखने लगी है या बहुत कम हो गया है वहाँ का पानी का लेवल। तो इसलिए क्या किया जाता है फिर
रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स जैसे चीज़ों का डेवलपमेंट किया जाता है। अब बुंदेलखंड में क्यों किया जा रहा है भैया केन बेतवा का जो हमारा डेवलपमेंट है, तो वो बेसिकली इसलिए ही किया जा रहा है दोस्तों कि वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहाँ पर रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होती है, और रेनफॉल कम होती है इसलिए वहाँ पर पानी की कमी अक्सर बनी रहती है। अब क्यों बनी रहती है? क्योंकि जो वहाँ की केन नदी है, जो वहाँ की बेतवा नदी है, वो कहीं ना कहीं मानसून पर निर्भर है। क्लियर है चीज़ें? तो इसलिए वहाँ पर पानी की कमी देखी जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो भी रिवर्स हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं। मध्य प्रदेश में पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो होती हैं, और ये पेनिनसुलर रिवर्स ऐसी रिवर्स है जो मानसून पे डिपेंडेंट है होती हैं। अगर मानसून अच्छा है तो रिवर्स का लेवल अच्छा होगा, वो ओवरफ्लो होंगी, वहीं अगर मानसून अच्छा नहीं है तो उनका स्तर काफ़ी नीचे चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 6 ड्रेनेज सिस्टम, मध्य प्रदेश में टोटल 6 अपवाह तंत्र हैं, टोटल 6 ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है मध्य प्रदेश का कौन सा? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम, फिर नर्मदा, माही, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो मध्य प्रदेश की मेजर नदियां हैं वो यमुना और गंगा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और साथ ही साथ इनकी पूरी ट्रिब्यूटरीज भी। तो यही मध्य प्रदेश की मेजर रिवर्स हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो गंगा यमुना अपवाह तंत्र में आती हैं। यानी कि आफ्टर ऑल ये जो सारी नदियां हैं वो यमुना में मिल जाती हैं और बाद में गंगा नदी का हिस्सा बन जाती हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद है माही, फिर ताप्ती, फिर गोदावरी रिवर सिस्टम, जिसके अंतर्गत वेनगंगा, वर्धा और पेंच नदी आती हैं। ये तीनों नदियां क्या होती हैं? तो ये जो तीनों नदियां हैं ये गोदावरी रिवर सिस्टम में या गोदावरी नदी में समाहित हो जाती हैं। और सबसे छोटा रिवर सिस्टम है मध्य प्रदेश में महानदी रिवर सिस्टम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम, जहां पर क्योंकि मध्य प्रदेश की मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स है, जो मेजर नदियां हैं, वो इन्हीं नदियों में समाहित हो जाती हैं, गंगा यमुना में। उसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा, फिर माही, ताप्ती, फिर गोदावरी, जिसके अंतर्गत वेनगंगा, वर्धा और पेंच है। और मध्य प्रदेश में सबसे छोटा ड्रेनेज सिस्टम, सबसे छोटा अपवाह तंत्र है महानदी ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर है? मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी सभी नदियों को मिलाकर कुल 207 रिवर्स हैं। छोटी बड़ी सभी नदियों को मिलाकर कुल 207 रिवर्स हैं, और केवल जिसमें से 16 जो हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है वो मेजर रिवर्स हैं। कैसी हैं वो? मेजर रिवर्स। तो मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी नदियां मिला के टोटल 207 रिवर्स हैं, और जिसमें से क्या बोलेंगे कि जो मेजर रिवर्स हैं वो कितनी है? 16 है। क्लियर है आपको चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजर नदियों को पढ़ना, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जानी जाने वाली नर्मदा नदी के बारे में। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम नर्मदा रिवर के बारे में। तो नर्मदा नदी, इसका उद्गम होता है अमरकंटक, अनूपपुर, मैकाल हिल्स, अमरकंटक, अनूपपुर, मैकाल पहाड़ियों से। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मैकाल हिल्स जो है, हमने पढ़ा था कि जो सतपुड़ा है उसके अंतर्गत 3 चीजें शामिल है, जिसमें सेंट्रल सतपुड़ा को महादेव, ईस्टर्न सतपुड़ा को मैकाल और वेस्टर्न सतपुड़ा को राजपीपला के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो वहीं ईस्टर्न सतपुड़ा है, यानी कि जो मैकाल पहाड़ी है, वहां से नर्मदा, सोन, जोहिला और टोन इन नदियों का उद्गम होता है। वहीं नर्मदा की एक सहायक नदी है तवा, जिसका उद्गम महादेव पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो जो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, यहां से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। तो मैकाल की सबसे, अब एक फैक्ट और आप लिखिए, जो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, जबकि मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो छत्तीसगढ़ में है, बदरगढ़। क्योंकि जब मध्य प्रदेश का विभाजन छत्तीसगढ़ से हुआ, तब मैकाल का जो मेजर पोर्शन था,
केवल थोड़ा बहुत पोर्शन ही मध्य प्रदेश में रह गया, बाकी मैकाल का जो मेजर पोर्शन था वो छत्तीसगढ़ चला गया। इसलिए मैकाल की सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ में स्थित बदरगढ़ है, और अगर आपसे केवल मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो वो अमरकंटक है। ठीक, समापन इसका कहां पर होता है, यानी कि ये रेन कहां पर होती है, गुजरात के भरूच जिले में बे ऑफ खंबत में, और फिर ये अरब सागर में समाहित हो जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा फॉर्म ना करके क्या फॉर्म करती है, एस्ट्यूरी, एस्ट्यूरी फॉर्म करती है। ठीक है, ओरिजिन अमरकंटक, अनूपपुर, मैकाल हिल्स, और इसका समापन होता है गुजरात के भरूच जिले में खंबत की खाड़ी में, ये अरब सागर में समाहित हो जाती है, अरेबियन सी में समाहित हो जाती है, और ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। एस्चुरी का फॉर्मेशन या एस्चुरी, एस्चुरी क्या होती है, तो एस्चुरी उन नदियों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है जो नदियां दूसरी नदियों में समाहित ना होकर सीधा समुद्र में प्रवाहित हो जाती हैं। जैसे कि हमारी कौन सी दोस्तों, जैसे कि हमारी नर्मदा नदी, ये दूसरी नदियों में नहीं मिल रही है, ये बेतवा, चंबल, इनकी तरह दूसरी नदियों में नहीं मिल रही, क्योंकि ये तो यमुना नदी में समाहित हो जाती हैं, बेतवा चंबल जिनकी बात मैंने की। जबकि जो नर्मदा है वो सीधा अरेबियन सी, अरब सागर, ये जो समुद्र है इसमें समाहित हो जाती है, इसीलिए ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। अगर समाहित नहीं होती, दूसरी नदी में मिलती, तो ये भी डेल्टा बनाती। ठीक, इसके कुछ अदर नेम्स हैं जैसे शिवपुत्री, रेवा, रेवोत्तम, शाकरी, सोमप्रभा, नमोदोष, ये सारे क्या हैं इसके, तो ये सारे दोस्तों इस नदी के कुछ अन्य नाम हैं, है ना, इस नदी के कुछ अन्य नाम हैं ये, तो जिसमें से हैं शिवपुत्री, रेवा, रेवोत्तम, शाकरी, सोमप्रभा और नमोदोस। तो ये जो नाम है ना, ये नाम आप याद रखिएगा। आपने देखा होगा 2024 में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि नर्मदा नदी को शतपथ ब्राह्मण में किस नाम से जाना गया, तो आप याद रखना रेवा या रेवोत्तम नाम से, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, किसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, आप सभी को याद होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण जो है ये हमारे सिलेबस में भी है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, जिसे लघुवेद भी कहा जाता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण को लघुवेद भी कहा जाता है, शतपथ ब्राह्मण को। इसमें या इस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, चलिए, नमोदोस इसे टॉलमी ने कहा। किसने कहा, टॉलमी ने। तो जो टॉलमी थे उन्होंने क्या कहा, नमोदोस कहा नर्मदा नदी को, जबकि शतपथ ब्राह्मण में इसे रेवोत्तम या रेवा के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट नेम और लिखिए आप इसका, मैकाल सुता, मैकाल सुता। ठीक है, फिर ट्रिब्यूटरीज, तो इसकी सहायक नदियां कुल 41 हैं, टोटल इसकी 41 ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसकी 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से राइट बैंक जो है, अब ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये थोड़ा सी मिस्टेक लिखी हुई हैं। ठीक है, इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी, उसमें तो इसकी राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कितनी है, 19। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करिए, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं 19 और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं 22। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज 19 हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं 22। नर्मदा नदी जिसका उद्गम अमरकंटक, अनूपपुर, मैकाल पहाड़ियों से होता है, जिसका समापन अरब सागर में समाहित हो जाने की वजह से होता है, यानी कि ये नदी जो है वो अरब सागर में समाहित हो जाती है। कहाँ पर, तो गुजरात के भरूच में बे ऑफ खंबत में। ठीक, खंबत की खाड़ी में। इसकी टोटल 41 ट्रिब्यूटरी हैं, इसकी टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से 19 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और 22 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखिए कौन कौन सी हैं, हिरण, हथीनी, तिंदोली, ऊटी, चंद्रकेसर, चोरल, एक और लिखिए मान, एटसेट्रा। वही लेफ्ट बैंक है दूधी, बरनार, गंजल, देनवा, तवा, छोटी तवा, गोई, कुंडी, फिर शक्कर और शेर।
एटसेट्रा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, शक्कर और शेर एटसेट्रा। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? हिरन, हथीनी, टिंडोली, ऊटी, चंद्रकेसर, चोरल और मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी 19 याद नहीं रखनी है, लेकिन जितनी यहां पर लिखी उतनी याद रख लो, आपका काम आराम से हो जाएगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कितनी है इसकी? 22। तो जिसमें से इंपॉर्टेंट है दूधी, बरनार, गंजल, देनवा, तवा, छोटी तवा, शेर, कुंडी, गोई और शक्कर। ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं। 5 दिसंबर 1982 a human skull discovered from हथनोरा सीहोर by अरुण सोनकिया। ठीक है, कहां से? हथनोरा सीहोर से। तो मानव की एक खोपड़ी की खोज की गई थी हथनोरा सीहोर से अरुण सोनकिया के द्वारा। तो ऑन 5 दिसंबर 1982, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य की खोपड़ी, तो एक मनुष्य की खोपड़ी मिली थी कहाँ से? हथनोरा सीहोर से, जो हमको बताता है। और ये जो खोपड़ी थी, ये जो खोपड़ी थी वो 5 लाख साल पुरानी थी। 5 लाख years old, shows the earliest evidence of the human settlement in Indian subcontinent. In Indian subcontinent, shows the earliest evidence of human in Indian subcontinent। मतलब कि 5 दिसंबर 1982, 5 दिसंबर 1982 को अरुण सोनकिया को, ठीक है, क्या मिली थी? एक मनुष्य की खोपड़ी मिली थी। और सर्च करने पे पाया गया कि ये जो खोपड़ी है वो 5 लाख साल पुरानी है, जो कि नर्मदा वैली वाले क्षेत्र पे अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस, उसके साक्ष्य के रूप में प्रेजेंट थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला मानव है या मानव सेटलमेंट का एक इंपॉर्टेंट एरिया नर्मदा सोन वैली है। पहला मानव नर्मदा सोन वैली के किनारे स्थित हुआ करते थे। ठीक, अब कब मिली थी? 5 दिसंबर 1982। उसके बाद 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक नर्मदा सेवा यात्रा, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा नर्मदा सेवा यात्रा ऑर्गेनाइज कराई गई, जो 148 डेज की यात्रा थी, जो अमरकंटक से शुरू होकर अमरकंटक में ही खत्म थी, है ना। अमरकंटक से शुरू हुई थी और नर्मदा नदी के जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, उनकी परिक्रमा लगाकर इसे खत्म किया गया। और नर्मदा सेवा यात्रा 148 डेज चली थी। ठीक है, ये खत्म कब हुई थी? 15 मई 2017। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 मई 2017 को नर्मदा नदी को पहली लिविंग रिवर, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को पहली जीवित नदी का दर्जा दोस्तों दिया गया था। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए आप। फ्लोज इन एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात वेस्ट टू ईस्ट। ये मध्य प्रदेश की ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, माही और ताप्ती, केवल ये 3 ही हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ वाटरफॉल्स हैं, जिसमें से पंचधारा। अब पंचधारा कहाँ पर है? अनूपपुर में। इस पंचधारा के अंतर्गत शामिल आप 5 धाराएं लिखिए। दुग्ध धारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, और शंभु धारा। तो इंपॉर्टेंट है कौन कौन से? तो ये पंचधारा के अंतर्गत शामिल 5 धाराएं कौन कौन सी हैं? तो इसके अंतर्गत शामिल 5 धाराएं हैं दूध धारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा। एक बार फिर से, ठीक है, मैं आपको चीजें यहाँ पर ही याद कराने का प्रयत्न करूंगी, है ना। मैंने जो चीजें ऐप में पढ़ाई है ना, ऐप के अंदर जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ, प्रिंटेड नोट्स के साथ जो भी मैं चीजें आपको पढ़ाती हूँ, आप उन चीजों को एक बार पढ़ के देखिए। मैं ऑन द स्पॉट
ऑन हैंड आपको मैं चीज़ें याद कराती हूँ। एक चीज़ को मैं 4-4 5 बार रिपीट करती हूँ, पहले नोट से पढ़ाती हूँ, फिर मैं खुद से वाइट बोर्ड में चीज़ों को लिख कर आपको याद कराती हूँ फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, और बाद में फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, तो काफ़ी धीरे पेस में, काफ़ी स्लो पेस में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे की सारी चीज़ें हमसे कोई उठा के पूछ ले, वो चीज़ें हमको भूलेंगी नहीं, वो चीज़ें हमको आ जाएंगी, है ना। इसलिए आपको स्पीड की चिंता नहीं करना कि मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। रिपीट करने का मकसद केवल एक है कि चीज़ें आपको पढ़ते वक्त ही याद हो जाएं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें एक बार छूटी तो वो फिर हमेशा के लिए छूट जाती हैं, ठीक है। तो आप प्रयत्न करिए कि चीज़ें आपको यहाँ पर ही याद हो जाएं। तो पंचधारा, पंचधारा के अंतर्गत शामिल जिले कौन कौन, शामिल धाराएं कौन कौन सी हैं? दूध धारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा और शंभू धारा, ठीक। फिर धुआंधार फॉल्स जबलपुर में है, आप सभी को पता होगा। कपिल धारा अनूपपुर, यही पंचधारा में शामिल है। सहस्त्र धारा महेश्वर और दर्दी फॉल खंडवा में स्थित है, ठीक। आगे देखते हैं। फिर नर्मदा नदी पर निर्मित कुछ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, नर्मदा नदी पर इस, तो देखिए ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है ना, इनको अभी हम थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं। एक क्लास इन प्रोजेक्ट्स के लिए हम अलग से देंगे। अच्छा, क्यों देंगे अलग से एक क्लास? यहाँ पर भी तो पढ़ सकते हैं। तो बच्चों वो इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस टॉपिक से भी जो चीज़ें बताऊँ वो इस तरीके से बताऊँ कि अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट या चंबल वैली प्रोजेक्ट या राजघाट परियोजना या इंदिरा सागर परियोजना। तो वो चीज़ें कम से कम आप यहाँ से पढ़कर 2 या 7 नंबर में लिख पाओ। प्रीलिम्स का काम तो होगा, ये तो मेरी गारंटी है। आप एकदम नोट्स, कोई भी नोट शुरू होने से पहले आप उसके ऊपर 100% गारंटी लिख लिया करो कि भैया ये प्रीलिम्स में आएगा, मैम पढ़ा रही हैं तो, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत चीज़ें आप मेंस के लिए भी देखते जाओ, है ना। इसीलिए अभी हम यहाँ पर रिवर्स पढ़ रहे हैं और कुछ वाटरफॉल्स पढ़ रहे हैं, मतलब रिवर्स, उन रिवर्स में जो प्रमुख महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। किसी भी रिवर पर हम आगे पढ़ेंगे तो जो भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी जल विद्युत परियोजनाएं होंगी, उनको हम रोककर उनको हम होल्ड करेंगे और एक नदियों के बाद एक अगली क्लास लेंगे, बढ़िया सी शानदार क्लास 1 से 1.5 घंटे की, जिसके अंतर्गत मैं आपको सभी नदी घाटी परियोजनाएं अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगी, ठीक। तो फिलहाल के लिए आपको नर्मदा नदी के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। एक बार फिर से मैं चीज़ों को रिवाइज कराते हुए आपको समझा देती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी चंबल रिवर। तो कि कौन सी नदी की बात हो रही है यहाँ पर? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को किस रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, प्लस इसे गिवर ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि खुशी की दाता, आनंद की दाता, ठीक। नर्मदा नदी। अब इसकी कुल लंबाई, इसकी जो कुल लंबाई है वो हमने कितनी पढ़ी? इसकी कुल लंबाई हमने पढ़ी कि 1312 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 1077 किलोमीटर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इस नदी की लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर, ठीक। इसका उद्गम, इसका जो ओरिजिन है वो हमने कहाँ से पढ़ा? हमने पढ़ा भैया कि इसका जो ओरिजिन है वो अमरकंटक से होता है। अमरकंटक, अमरकंटक मैकाल पहाड़ी, ठीक है, यहां से इसका उद्गम होता है और वहीं ये अरब सागर में, अरब सागर में समाहित है ना। देखिए अब जिस दिन मैंने पहले दिन,
है ना। यूट्यूब पे ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो जब मैंने अपनी पहली क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने आपसे कह दिया था कि दोस्तों ये जो सीरीज होगी वो पूरी तरीके से बाइलिंगुअल होगी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। तो आप सभी ये चीज़ देख रहे होंगे कि मैं आपको चीज़ें जितना इंग्लिश में बोल के पढ़ा रही हूँ उतना ही मैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी में भी चीज़ें लिख रही हूँ। इसलिए शिकायत ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को होनी चाहिए ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कि मैडम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर दे रही हैं। आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ कि मैं चीज़ों को दोनों ही लैंग्वेज में बराबर तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे, इसलिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मुझसे कुछ गलती हुई हो, कुछ एक आध चीज़ें वैसे तो मिस्टेकन नहीं है, लेकिन अगर कुछ पढ़ाने का तरीका आप लोगों को थोड़ा सा उतना अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। लेकिन आगे से अब मैं सारे बेस्ट प्रयत्न अपनी ओर से कर रही हूँ कि मैं चीज़ों को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करते जाऊँ। ठीक है, पढ़ाने का तरीका हो सकता है समझ में आपको जल्दी ना आए, बट ये चीज़ें बहुत ऑथेंटिक तरीके से आपको पढ़ाई जा रही हैं और आप कंटेंट जो भी डिलीवर किया जा रहा है उसकी चिंता ना करें, क्योंकि कंटेंट एकदम ऑथेंटिक है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे केवल इसलिए आई हूँ और केवल मेरा एक ही टारगेट है ना, कि यूट्यूब में पढ़ाते वक्त कोई भी शब्द या कोई भी चीज़ मुझसे गलत ना हो, है ना। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए या ना आए, मेरे बोलने का तरीका, मेरी आवाज़, ये चीज़ें आपको पसंद आए ना आए, इट्स योर पर्सनल चॉइस। बट मेरा केवल एक टारगेट है, मेरा केवल एक उद्देश्य है कि यहाँ से जो कुछ भी आपको डिलीवर किया जा रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि आप उस चीज़ को कहीं और से जाके टैली करें और फिर सही चीज़ें आप ढूंढें। जो पढ़ाया जाएगा ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा, वैलिडेटेड पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर ही पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं, ये अरब सागर में समाहित हो जाती है ये नदी। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में, बे ऑफ खंबत यानी कि खंबत की खाड़ी में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टोटल ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इसकी कुल सहायक नदियां। तो इसकी कुल सहायक नदियां कितनी थी? 41, जिसमें से 22 लेफ्ट बैंक थी और 19 जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं, जिसमें से 22 लेफ्ट बैंक में शामिल थी दूधी, बरनार, गंजल, देनवा, तवा, छोटी तवा, शेर, बंजर, कुंडी, गोई और शक्कर। ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और राइट बैंक में हिरण, हथीनी, टिंडोली, ऊटी, चंद्रकेसर, चोरल और मान, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इसे राइट बैंक से ज्वाइन करती हैं। ठीक, फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा भैया नर्मदा सेवा यात्रा, जो कब से कब तक ऑर्गेनाइज कराई गई? ये ऑर्गेनाइज कराई गई 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक। 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक ये जो हमारी यात्रा है वो ऑर्गेनाइज कराई गई, जो टोटल 148 दिन की यात्रा थी और अमरकंटक से शुरू होकर ये अमरकंटक पे ही खत्म थी, है ना। अमरकंटक, क्योंकि यही नर्मदा नदी का उद्गम है, तो यहाँ से ही शुरू हुई और यहाँ से ही ये जो यात्रा है वो खत्म हुई। कौन सी? नमामि देवी नर्मदे यात्रा या नर्मदा सेवा यात्रा। क्लियर है चीजें आपको? आगे देखिए, फिर हमने पढ़ा कि भैया 15 मई 2017 को नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी का दर्जा, मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी, मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी का दर्जा किसको मिला? नर्मदा नदी को। तो ऑन 15 मई 2017 रिवर नर्मदा वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट लिविंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्या? तो हमने देखा एक डेट 5 दिसंबर 1982, 5 दिसंबर 1982, जिसमें हथनौरा सीहोर से अरुण सोनकिया को
क्या मिला? एक ह्यूमन स्कल मिला, जो कि कितने साल पुराना था? 5 लाख ईयर्स ओल्ड। कितने साल पुराना था? 5 लाख ईयर्स ओल्ड पुराना ये ह्यूमन स्कल था, जो कि अरुण सोनकिया को हथनोरा सीहोर से मिला था। एंड दिस स्कल शोज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहां पर? नर्मदा वैली वाले क्षेत्र पे। फिर एक और लिखिए, ये जो हमारी नर्मदा नदी है ना, ये जो हमारी नर्मदा नदी है वो इंडिया की 5th लार्जेस्ट और 7th होलीएस्ट रिवर है। इंडिया की 5th लार्जेस्ट और 7th होलीएस्ट रिवर नर्मदा इज द 5th लार्जेस्ट एंड 7th होलीएस्ट, यानी कि 5वीं सबसे बड़ी और 7वीं सबसे पवित्र नदी है, जिसकी कंप्लीट परिक्रमा सदियों से होती आ रही है। क्लियर है आपको चीजें? उसके बाद हमने कुछ धाराएं पढ़ी, जिसके अंतर्गत हमने पंचधारा देखा, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं देखी? दूध धारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा और शंभु धारा। धुआंधार फॉल्स हमने जबलपुर में देखा, सहस्त्र फॉल जो है वो महेश्वर में, और दर्दी फॉल हमने खंडवा के अंतर्गत देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नर्मदा नदी पर स्थित सेठानी घाट कहाँ पर है? तो याद रखिएगा होशंगाबाद में है। नर्मदा नदी पर स्थित सेठानी घाट होशंगाबाद में है। क्लियर है चीजें? इसके कुछ अदर नेम्स देखें, मैकाल सुता, रेवा, शाकरी, सोमप्रभा, मैकाल सुता, ये सारे अलग अलग इसके नाम हैं, जिसमें से नमोदोस इसे टॉलमी ने कहा और शतपथ ब्राह्मण में इसे रेवा या रेवोत्तम के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स 2024 में पूछा भी गया था। एक और लिखिए कि नर्मदा नदी का नाभि प्रदेश, ठीक है, नर्मदा नदी का नाभि प्रदेश या नाभि स्थल, तो ये स्थित है कहां पर? नेमावर। नेमावर में। तो नर्मदा नदी का जो नाभि स्थल है दोस्तों, वो कहां पर है? नेमावर, देवास में। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये चीजें आपको नर्मदा के बारे में याद रखनी है, नर्मदा नदी के बारे में याद रखनी है इतनी चीजें। अभी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं बताए, वो मैं बताऊंगी, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है नर्मदा नदी के बारे में। और अगर इतनी चीजें आपको नर्मदा नदी के बारे में याद हो गई तो आप बिल्कुल एकदम टॉप पर लिख लीजिए कि 100% गारंटी बाय मुस्कान मैम। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूं कि इससे जितनी चीजें ये बोर्ड पर लिखी हुई हैं, आप एक बार फिर से देखिए, उतनी चीजों से क्वेश्चन आना तय है। आपको विश्वास नहीं है, देन यू विल टेक स्क्रीनशॉट, आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी एग्जाम वाले दिन, ठीक है? और ये केवल नर्मदा नदी के लिए नहीं कह रही हूं मैं, सारी रिवर्स के लिए कह रही हूं, जो भी हमने आज पढ़ेंगे या जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो नर्मदा नदी आई होप आप सबको क्लियर होगी। इसको आप याद करने का प्रयत्न करिएगा। यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजों को लिखा है, तो आप याद करने का प्रयत्न करिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी के बारे में। क्लियर है? चलिए देखते हैं फिर। तो चंबल नदी, चंबल नदी ये मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, ठीक है? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कैसे निर्धारित करेगी? ये देखिए, ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा मध्य प्रदेश, ठीक है? तो ये यहां से निकलती है नदी और इस तरीके से ये होती हुई जाती है, ठीक है? इस तरीके से वो ऐसी ये होती हुई जाती है ये रिवर। एक मिनट, इस तरीके से होती हुई ये नदी जो है वो जाती है, और इसीलिए मध्य प्रदेश की नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर यानी कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। क्लियर है?
तो देखते हैं, चंबल नदी मध्य प्रदेश की नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो किस नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है, देन यू विल हैव टू राइट कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है। वहीं अगर कभी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी इस के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो आपको याद रखना है कि ये जैसे हमारा मध्य प्रदेश है तो ये है ताप्ती नदी, है ना, ये है क्या, ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी है। तो ये मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है, क्योंकि ये सीधा याद रखना है मध्य प्रदेश की साउदर्न मोस्ट रिवर है और जो चंबल है वो मध्य प्रदेश की क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट रिवर। ठीक है, देखिए, तो अब चंबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। लेंथ इसकी टोटल कितनी है, इसकी लंबाई है टोटल 965 किलोमीटर। ओरिजिन जाना पाव मऊ, हमने पढ़ा था कि विंध्याचल की 3 श्रेणियां हैं, जिसके अंतर्गत वेस्टर्न है विंध्यंस, ईस्टर्न है हमारी कैमूर और सेंट्रल है भांडेर। भांडेर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, याद रखिएगा, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, जो दमोह के संग्रामपुर में स्थित है, जिसकी हाइट 752 मीटर्स है। हमने ये चीजें मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के दौरान जब हम रीवा पन्ना प्लेट्यू पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये बताया था, अगर आप सभी को याद हो तो ये मैंने आपको बताई थी चीजें। ठीक है, तो नर्मदा नदी 965 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओरिजिन जानापाव मऊ, पासिस फ्रॉम इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, फिर राजस्थान की बॉर्डर से लगते हुए शिवपुर, मुरैना, भिंड होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिलती है। अब ये नदी नर्मदा नदी की तरह अरब सागर में या बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में समाहित नहीं हो रही, बल्कि ये दूसरी नदी में मिल रही है, ये यमुना नदी में मिल रही है। इसलिए ये किसका फॉर्मेशन करेगी दोस्तों, डेल्टा का। तो ऐसी नदियां जो अरब सागर में समाहित ना होकर या समुद्र में समाहित ना होकर कहां पर मिल जाती हैं, दूसरी नदियों में, उन्हें वो डेल्टा फॉर्म करती हैं। और ऐसी नदियां जो अपने प्रवाह के बाद समुद्र में समाहित हो जाती हैं वो एस्टुरी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, चंबल नदी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो कहां कहां से फ्लो होती है, जानापाव मऊ से निकली, फिर इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच से फ्लो होती हुई थोड़ा सा राजस्थान के बॉर्डर को, मतलब राजस्थान के बॉर्डर को टच करती है और उसके बाद ऊपर में शिवपुर, मुरैना, भिंड होते हुए ये कहां चली जाती है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ये यमुना से मिलती है। ठीक, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में शायद 2021 में, 21 के क्वेश्चन पेपर में या 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश में कहां पर या कहां पर जो है वो यमुना नदी में मिलती है। तो कई लोग हमीरपुर टिक लगाए आए थे, है ना, तो भैया वहां पे तो बेतवा नदी मिलती है, यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी से चंबल नदी मिलती है। ठीक, अदर नेम्स चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, राजा रतिदेव की कीर्ति। ऐसा कहा जाता है कि राजा रतिदेव ने यज्ञ किया था और यज्ञ करते करते यज्ञ के दौरान इस नदी का उद्गम हुआ था, है ना, वर्षा हुई थी तो इस नदी का उद्गम जो है वो हुआ था चंबल नदी का। तो राजा रतिदेव की कीर्ति, चरमावती, धर्मावती और कामधेनु। ठीक, वाटरफॉल्स है पाताल पानी, झाड़ीदाह और शीतला माता फॉल, पाताल पानी, झाड़ीदाह और शीतला माता। हाइडल प्रोजेक्ट्स, जल विद्युत परियोजनाएं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, अभी के लिए नाम याद रख रहे हैं, इनके बारे में डिटेल जो चीजें हैं वो हम अपने बाद के जो लेक्चर होंगे जिसके अंतर्गत हम नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे मैं तब आपको पढ़ाऊंगी। कालिदास द्वारा मेघदूतम में वर्णन, सहायक नदियां बनास, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, जिसमें इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है कौन सी, बनास, जो कि कहां से निकलती है, कुंभलगढ़, अरावली रेंजेस, राजस्थान।
अरावली रेंजेस, राजस्थान। तो चंबल नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बनास नदी, जो कि कुंभलगढ़ अरावली रेंजेस से निकलती है और चंबल को ज्वाइन करने से पहले ये 400 किलोमीटर फ्लो होती है। ठीक है, 400 किलोमीटर चंबल को ज्वाइन करने से पहले फ्लो होती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं चंबल नदी को शॉर्ट में बहुत अच्छे से, ताकि हमको चीजें पढ़ने के दौरान ही याद हो जाएं। ठीक है, चलिए तो कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी के बारे में देखिए, इससे अच्छा है ना, बादल बनाने से अच्छा है कि हम अपने मध्य प्रदेश का मैप ही बना लें। तो यहाँ से इस तरीके से इस नदी का जो उद्गम है वो होता है। ठीक है, ये है हमारी चंबल नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? चंबल नदी, चंबल रिवर। अब देखते हैं चंबल नदी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। तो देखिए चंबल नदी में हमने, देखो ये यहाँ से आपको दिख रहा है, ये मऊ से, मऊ के आसपास से इसकी ओरिजिन हो रही है, जनापाव हिल्स से, फिर ये इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच से, यहाँ से होते हुए ये राजस्थान की बॉर्डर से लग रही है। मतलब तो कुछ इस तरीके से रिवर जाएगी। फिलहाल के लिए मैंने मैप बनाया ऐसा, बट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये मऊ के आसपास से इसका ओरिजिन हो रहा है, मऊ के आसपास से, फिर इस तरीके से इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान की बॉर्डर से लगते हुए वापस से यहाँ आकर, यहाँ पर श्योपुर है, यहाँ पर मुरैना है और यहाँ पर भिंड है। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखें तो यहाँ से होते हुए ये सीधा उत्तर प्रदेश में चली जाती है और इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। क्लियर है? किससे मिल जाती है? इटावा जिले में यमुना नदी से। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि नर्मदा नदी, सॉरी, चंबल नदी का जो उद्गम है, उद्गम यानी कि ओरिजिन कहां से है? जहां पर जा ना पाओ, मऊ। ठीक है, उसके बाद इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, यहां होते हुए ये राजस्थान से होते हुए श्योपुर, मुरैना और भिंड, यहां होते हुए ये यूपी के इटावा में किससे मिल जाती है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ये मिल जाती है यमुना नदी से। किससे मिल जाती है उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ये यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक, तो उद्गम जनापाव मऊ, फिर इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच से होते हुए राजस्थान से लगते हुए श्योपुर, मुरैना और भिंड में मतलब यहां से प्रवाहित होते हुए कहां पर चली जाती है? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से ये मिल जाती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि टोटल लेंथ, कुल लंबाई कितनी है इसकी? 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, किसकी? चंबल नदी की। इसके ट्रिब्यूटरी बनास, काली सिंध, शिप्रा, जिसे मालवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है,
और पार्वती। ठीक है, बनास, कालीसिंध, क्षिप्रा और पार्वती, जिसमें से पार्वती नदी निकलती है आष्टा सीहोर से जो कि चंबल से मिलती है। बनास निकलती है कुंभलगढ़ अरावली रेंजेस से जो कि राजस्थान में इससे मिल जाती है। और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये जो है वो चंबल की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। फिर है काली सिंध जो बागली देवास से निकलती है और राजस्थान के आसपास चंबल से मिल जाती है। और फिर है शिप्रा जो ककरी बर्दी इंदौर से निकलती है और चंबल नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। इसके कुछ अदर नेम्स हैं, अदर नेम्स, जिसमें एक हमने पढ़ा था राजा रतिदेव की कीर्ति, और इंपॉर्टेंट है चरमावती, धर्मावती और कामधेनु। चरमावती, धर्मावती एंड कामधेनु। फिर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल में कौन कौन से हैं? पाताल पानी, शीतला माता, झाड़ी दाहा। और चूलिया फॉल जो है ये है राजस्थान में। ठीक है, चूलिया फॉल जो है वो कहां पर स्थित है? तो वो इस रिवर में राजस्थान में स्थित है। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स में पाताल पानी, शीतला माता, झाड़ी दाहा, ये तीनों फॉल्स इंदौर में हैं और चूलिया फॉल जो है वो राजस्थान में है। क्लियर है चीजें? उसके बाद ये जो नदी है वो रेवाइंस बनाती है, रेवाइंस गली इरोजन करती है। कौन सा इरोजन? गली इरोजन। और सबसे ज्यादा गली इरोजन ये श्योपुर, मुरैना और भिंड में करती है। हर साल लगभग 5,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो इसके गली इरोजन की वजह से बिल्कुल एकदम बंजर हो जाता है, बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि गली इरोजन ऐसा इरोजन है जिसमें सॉइल की वर्टिकल लेयर्स रिमूव होती हैं, जिसकी वजह से पूरी जो मिट्टी है वो यूजलेस हो जाती है। और रिवाइंस की जो समस्या है वो चंबल नदी की वजह से कहाँ देखने को मिलती है सबसे ज्यादा? श्योपुर, मुरैना, भिंड। इसलिए याद रखना है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बीहड़ से अफेक्टेड क्षेत्र है, जो गली इरोजन से अफेक्टेड क्षेत्र है, वो श्योपुर, मुरैना और भिंड है। और किस नदी के द्वारा गली इरोजन किया जाता है? तो चंबल नदी के द्वारा। कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो। ठीक, उसके बाद इस रिवर को कालिदास ने मेघदूतम में लिखा था। सॉरी, मतलब मेघदूतम में कालिदास का एक ग्रंथ है मेघदूतम, जिसमें कालिदास का एक ग्रंथ है क्या दोस्तों? मेघदूतम, जिसमें इस नदी का मेंशन मिलता है ना? जिसमें क्या मिलता है? इस नदी का मेंशन मिलता है। तो रिवर इज मेंशन्ड बाय कालिदास इन मेघदूतम। उसके बाद महाभारत और पुराणों में भी चंबल नदी का हमको मेंशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, चंबल नदी के बारे में चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसके हमने कुछ क्या पढ़े थे? तो इसके हमने पर दोस्तों पढ़े थे वो कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल प्रोजेक्ट, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, जो कि हम जब हम नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको चंबल नदी के बारे में क्लियर हैं? इतनी चीजें आपको चंबल नदी के बारे में अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, है ना? चंबल नदी के बारे में इतनी जो चीजें हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, जिसमें उद्गम कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, टोटल लंबाई, इसकी ट्रिब्यूटरी, इसके अन्य नाम, इसमें इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, रेवाइन की समस्या और रिवर का मेंशन कालिदास की मेघदूतम में दोस्तों मिलता है। इतनी चीजें आपको चंबल नदी के बारे में पता होनी चाहिए। इस तरीके से मैप बना के आप भी चीजों को लिख लीजिए और ऊपर डाल लीजिएगा 100% गारंटी एग्जाम में आने की। ठीक है, चलिए नोट करिए। फिर एक और फैक्ट बताती हूँ चंबल नदी के बारे में। नोट करिए, 1 मिनट का टाइम है, आप नोट करिए।
चलिए, नोट कर लिया आप सबने, तो चंबल नदी के बारे में एक और फैक्ट लिखिए। तो एक आपको कभी क्वेश्चन में दिखे रामेश्वर त्रिवेणी संगम, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामेश्वर त्रिवेणी संगम, रामेश्वर त्रिवेणी संगम, कभी आपको क्वेश्चन में अगर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। तो कभी क्वेश्चन में देखने को मिलता है रामेश्वर, देखो दो त्रिवेणियां हम पढ़ेंगे, एक तो रामेश्वर त्रिवेणी और एक है बेणेश्वर त्रिवेणी, पढ़ेंगे उसको भी आगे। तो रामेश्वर त्रिवेणी संग, जब हम माही नदी पढ़ेंगे तब हम बेणेश्वर त्रिवेणी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये रामेश्वर त्रिवेणी संगम देखिए, देखिए मैंने इसमें 5 स्टार बनाए हैं, इसका मतलब कि ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी किसी भी दिन पीएससी आपसे ये उठा के पूछ लेगा कि भैया रामेश्वर त्रिवेणी संगम के बारे में लिखिए 2 नंबर में, कि क्वेश्चन लिखा रहेगा रामेश्वर त्रिवेणी, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, तमिलनाडु पहुंच जाएंगे रामेश्वर में, ठीक, जबकि हमको वहां नहीं जाना है, हमको यहाँ पे ही रहना है, ठीक है। तो देखो रामेश्वर त्रिवेणी संगम देखिए आप, ये त्रिवेणी यानी कि 3 वेड़ियों का समाहार, और वो 3 वेड़ियां कौन कौन सी हैं, 3 नदियों का समाहार, ठीक है। तो रामेश्वर त्रिवेणी किन 3 नदियों के द्वारा बनाया जाता है, चंबल, सीप और बनास नदी, चंबल, सीप और बनास। और ये बनता है सवई माधोपुर, राजस्थान में। और इस संगम में हिस्टोरिक शिव टेम्पल है, एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है। क्या स्थित है, एक ऐतिहासिक शिव मंदिर। तो ये रामेश्वर त्रिवेणी जो है ना, इसको आप याद रखिएगा, ये जो रामेश्वर त्रिवेणी संगम है इसके बारे में आप चीजें याद रखिएगा। रामेश्वर त्रिवेणी संगम, चंबल, सीप और बनास, ये 3 नदियों के द्वारा ये संगम बनाया जाता है राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। और इस डिस्ट्रिक्ट में इन तीनों नदियों के रामेश्वर, मतलब इन तीनों नदियों की जहाँ पर रामेश्वर त्रिवेणी बनती है उसी के किनारे एक हिस्टोरिक शिव टेम्पल, एक ऐतिहासिक शिव मंदिर स्थित है, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है। क्लियर है, तो नोट करिए रामेश्वर त्रिवेणी। फिर आगे हम पढ़ते हैं सोन नदी के बारे में। चलिए तो पढ़ते हैं हम सोन नदी के बारे में।
तो सोन रिवर, सोन नदी, उद्गम अमरकंटक मैकाल हिल्स, लंबाई 780 किलोमीटर टोटल है। देखो सोन नदी केवल मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में, इन तीन जिलों में, इन तीन स्टेट्स में प्रवाहित होती है, जिसमें से इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश में ये जो है वो कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, 500 किलोमीटर। अन्य नाम हिरण्य, सुआ, सोनपलिका, सुबागदी। सहायक नदियां रिहंद, गोपत, बनास और जोहिला। बाण सागर परियोजना 1978 में 425 मेगावाट की परियोजना इस नदी पर बनाई गई थी। फिर समापन दानापुर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कम चीजें लिखी हुई हैं सोन नदी के बारे में, तो आप चीजों को अच्छे तरीके से नोट करिए। सोन नदी, देखिए सोन नदी के बारे में सबसे पहले तो इसका उद्गम, इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक मैकाल पहाड़ी। कहां से इसका ओरिजिन होता है, अमरकंटक मैकाल हिल्स से। तो इस नदी का जो ओरिजिन है वो होता है अमरकंटक की मैकाल पहाड़ियों से, अमरकंटक की मैकाल हिल्स से। मैंने बताया था नर्मदा, सोन, जोहिला, टोन, ये चारों ही नदियां कहां से निकलती हैं, अमरकंटक की मैकाल पहाड़ियों से। ठीक, अब इसकी टोटल लेंथ, है 780 किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 500 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पर बाणभट्ट के बारे में हमने पढ़ा है जब हम लिटरेरियस इंपॉर्टेंट पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के साहित्यकार पढ़ रहे थे, तो हमने बाणभट्ट के बारे में पढ़ा था कि ये ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे। हर्षवर्धन, पुष्यभूति डायनेस्टी के या वर्धन डायनेस्टी के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षाचरित, उनकी बायोग्राफी, कादंबरी, पार्वती परिणय, मुकुंद टडिटक और चंडी शतक जैसे ग्रंथों की रचना की है। तो वही बाणभट्ट जो हैं वो इस नदी के किनारे अपने 14 साल गुजारे थे, 14 इयर्स ऑफ लाइफ, है ना, 14 इयर्स ऑफ लाइफ, उन्होंने अपने जीवन के 14 साल इस नदी के किनारे गुजारे थे। इसीलिए इस पर निर्मित जो परियोजना है उसका नाम बाण सागर परियोजना रखा गया। कभी पूछा जाए कि बाण सागर परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आपको याद रखना है कि इस परियोजना का जो नाम है वो रखा गया बाणभट्ट के नाम पर, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के कितने साल दोस्तों, 14 साल इस नदी के किनारे गुजारे थे। ठीक, आगे देखिए, अब वाल्मीकि रामायण है ना, ओल्डेस्ट वर्जन रामायण का, तो जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने इसे शुभागधी कहा। रिवर इज मेंशन्ड एज शुभागधी बाय वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ने इसे क्या कहा, शुभागधी, इस नदी को वाल्मीकि जी ने शुभागधी कहा। उसके बाद रिवर इज मेंशन्ड बाय कालिदास की रघुवंशम, ठीक है, तो कालिदास की जो रघुवंशम है, कालिदास की जो रघुवंशम एपिक थी, हाँ रघुवंशम जो है वो उनका एपिक ही था, उसमें इसका मेंशन मिलता है। तो रिवर इज मेंशन्ड एज सुभागधी बाय वाल्मीकि एंड रिवर इज मेंशन्ड बाय कालिदास इन रघुवंशम। ठीक, आगे देखिए इसके अदर नेम्स।
तो इसके अन्य नाम है हिरण्य, सुआ, सोनपलिका, शुभागधि, और सूर्यपुत्री। सॉरी, ये नहीं है सूर्यपुत्री। तो ये जो है वो इस नदी के अन्य नाम है, हिरण्य, शुआ, सोनपलिका और शुभागधि। कौन कौन से हैं? हिरण्य, सुआ, सोनपलिका और शुभागधि, ये इस नदी के दोस्तों अन्य नाम हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरण्य, सुआ, सोनपलिका और शुभागधि रिवर का जो मेंशन है वो कालिदास के रघुवंशम ग्रंथ में मिलता है। इसकी ट्रिब्यूटरी लिखिए। इसकी ट्रिब्यूटरीज में शामिल हैं रिहंद, गोपद, बनास, सॉरी हाँ रिहंद, इस पे इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है बनास, रिहंद, गोपद, बनास और जोहिला और उत्तरी कोइल। उत्तरी कोइल ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसमें से जोहिला नदी के किनारे क्या स्थित है? जोहिला नदी के किनारे स्थित है ज्वालेश्वर मंदिर। ज्वालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? जोहिला नदी के किनारे। जोहिला नदी के किनारे ज्वालेश्वर मंदिर, और इसमें संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना भी कराई गई, जो कि 1340 मेगावाट की कैपेसिटी से स्थापित की गई 1991 में, जिसकी जल की और कोयले की दोनों की ही पूर्ति कोयला जोहिला क्षेत्र और जोहिला नदी से होती है। क्लियर है? उद्गम अमरकंटक मैकाल पहाड़ी, टोटल लेंथ 780, मध्य प्रदेश में 500। बाणभट्ट ने अपने जीवन के 14 साल इस नदी के किनारे बिताए थे। वाल्मीकि ने इन्हें शुभागधि कहा। कालिदास की रघुवंशम में इसका मेंशन है। अदर नेम है हिरण्य, हिसोआ, सोनपलिका और शुभागधि। इसकी ट्रिब्यूटरी है रिहंद, गोपद, बानस, जोहिला और उत्तरी कोइल। फिर लिखिए कि ये मध्य प्रदेश से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के दानापुर में, बिहार के दानापुर में किससे मिल जाती है? गंगा से। बिहार के दानापुर में किस नदी से मिल जाती है दोस्तों? ये गंगा से। तो ये यमुना से नहीं मिलती, ये किससे मिलती है? तो ये नदी बिहार के दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। क्लियर है आपको चीजें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है ना? क्लियर है चीजें? नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट करिए फटाफट। चलिए, तो आज के लिए हम इन 3 नदियों में ही अपने लेक्चर को एंड करते हैं, इस होप के साथ, मैं इस उम्मीद के साथ इस लेक्चर को ओवर कर रही हूं कि नर्मदा, चंबल और सोन ये तीनों नदियां आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारे अगले लेक्चर से पहले याद हो जाएंगी। ठीक है? अब अपने अगले लेक्चर्स में हम अदर रिवर्स जो हमारी बची हुई हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और देन फिर हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तब तक के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए।
वाई नर्मदा रिवर इज नोन एज लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। सेवन मार्क्स में। और एक क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, नर्मदा मानव। दो नंबर में। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, आपको लिखकर याद करने हैं। अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से मैडम ने प्रीलिम्स के ही सिलेबस सीरीज में मेंस भी हमको समझा दिया। ठीक, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करने का प्रयत्न करिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, जहां पर हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपनी बची हुई रिवर्स की प्रैक्टिस करेंगे, बची हुई रिवर्स को याद करेंगे। तब तक के लिए मेरी आप सभी से विनती है, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करते रहिए। चलिए, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।